कमाओ बेटी, मायके पर बोझ कैसे। रिंगटोन की आवाज़ से ही रूही की तंद्रा टूटी। यह रिंगटोन पति हितेश ने बहुत ही प्यार से उसके फ़ोन में लगाई थी, जिसे जब भी यह गाना बजे तो वह हितेश को अपने पास ही महसूस कर सके। ना जाने कितनी देर से वह ऐसे ही तकिए में मुंह छुपाए बस रो रही थी। कोई नई बात नहीं हुई थी, वही रोज़ का है। सुबह उठने में लेट हो गई थी। जल्दी से तैयार होकर जब रसोई में आई तो भाभी नहीं थी। एक हाथ से ब्रेड पर मक्खन लगाया और दूसरे हाथ से अपना टिफ़िन तैयार किया। उसी भाग दौड़ में जल्दबाजी में उसने अपनी टिफ़िन में वह छोटी छोटी रोटियां रख ली जो भाभी खास तौर पर भैया के आग्रह पर बनाती थी। सुबह को रसोई का काम भाभी देखती थी। वह सब्ज़ी रोटी और भैया और अपने लिए नाश्ता बनाती थी। रिया कभी दूध ब्रेड खा जाती तो कभी फ्लैक्स, और माँ को भी वही नाश्ता में दे जाती थी। कभी कभी बहुत मन करता था रिया का कि सुबह को नाश्ता में पराठा कुछ और मिल जाए, लेकिन अगर वह अपने लिए कुछ बनाती तो बर्तन साफ करके रसोई भी साफ करनी होती, वरना भाभी नाराज़ हो जाती थी। सब काम में समय लग जाता और भाभी को खाना बनाने में देर हो जाती। भाभी को लगता था कि रिया शाम को खाना बनाने के काम से बचना चाहती है, इसीलिए सुबह में थोड़ा बहुत काम कर लेती है। सुबह सुबह की कलेश से बचने के लिए रिया चुपचाप जो भी बना हुआ रखा होता उसे अपने टिफ़िन में डालती और चली जाती। उसकी माँ इन सब चीज़ों से अनजान नहीं थी, लेकिन वह अपने बेटे पर आश्रित थी। संपत्ति के नाम पर सिर्फ एक पुश्तैनी मकान था गांव में, वह भी बेटे की शहर में मकान खरीदने की जिद के चलते बेचकर सारे पैसे बेटे के हाथ में रख दिए थे। बेटे पर तो पूरा भरोसा था कि बुढ़ापे में माँ का सहारा बनेगा, और बेटी अपने संपन्न ससुराल में बहुत खुश थी। लेकिन किस्मत और नियति के आगे कभी किसी की एक नहीं चलती। इंसानों का भी कब कौन सा नया रूप सामने आ जाए कोई नहीं कह सकता। रिश्ते भी पल भर में बेईमानी हो जाते हैं, चाहे फिर बेटा हो, बेटी हो, मायके वाले हो या ससुराल वाले। रिया की किस्मत हितेश के जाने के साथ ही उससे रूठ गई। माँ तो माँ होती है, बेटी को कैसे अकेला छोड़ देती वो। बेटे और बहू की इच्छा के खिलाफ रिया को अपने साथ उसके मायके ले आई। रिया एक स्कूल में टीचर है और उसके बाद कुछ ट्यूशन क्लासेस लेती है, इसीलिए 5 बजे तक घर आ जाती है। आज उसके वापस आते ही भाभी बरस पड़ी, आ गई महारानी जी, अपना तो कोई घर बार है नहीं, यहाँ पर पड़े पड़े बस मुफ्त की रोटियाँ तोड़ो और सुबह सुबह मेरा काम बढ़ाओ। रिया बिना कोई जवाब दिए अपने कमरे की तरफ सीढ़ियों पर बढ़ जाती है। तभी भाभी की कर्कश आवाज़ कानों में पड़ती है, इतनी भी शर्म नहीं है कि अपनी गलती मानकर माफ़ी मांग ले। भाभी सुबह जल्दीबाजी में गलती से रोटियां ले ली थी, टिफ़िन खोलते ही मुझे पता चला, लेकिन फिर मैं कुछ कर नहीं सकती थी। कल से बिल्कुल पूरी तरह से ध्यान रखूंगी। आज बहुत ज़्यादा थक गई हूँ भाभी, बस अभी कपड़े बदल कर आती हूँ, फिर सबके लिए चाय नाश्ता बनाती हूँ। अब हमें चाय नाश्ते की ठसक दिखाई जा रही है, जैसे मैं तो कोई काम ही नहीं करती हूँ, इन्हीं के इंतज़ार में बैठी रहती हूँ जैसे। देख लीजिए माँ जी, आपकी बेटी के पर निकल रहे हैं, कहीं कोई गुल न खिला दे। भाभी के इन शब्दों पर रिया खुद को शांत न रख पाई। सोच समझ कर बोलो भाभी,
मेरा न सही माँ का तो ध्यान रखो। माँ कब तक अपनी बेटी का अपमान सहती रहोगी? साल भर पहले तो डंके की चोट पर मेरे ससुराल वालों से यह कहकर मुझे तुम यहाँ लाई थी कि हम अपनी बेटी का ख्याल रख सकते हैं। वो अकेली नहीं है और ना ही हम पर बोझ है। रिया बेटा, तू अपने रहने का कहीं और इंतज़ाम कर ले या हमारी बात मानकर दूसरी शादी कर ले। आखिरकार माँ ने भी अपनी चुप्पी तोड़ ही दी। ये क्या कह रही हो माँ? मैं हितेश को कभी नहीं भूल सकती। किस्मत ने हमारा साथ बहुत कम समय के लिए लिखा था, मगर मेरे जीवन साथी सिर्फ वही थे। अचानक ही हितेश के चले जाने से मेरे ससुराल वालों में भी बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया और उन्होंने उनकी 13वीं के अगले ही दिन मुझे तुम लोगों के साथ जाने को कह दिया। शायद उन्हें यह डर था कि मैं हितेश के हिस्से की धन दौलत जायदाद न मांग लूं। मैं तो हितेश से आत्मा से जुड़ी थी, उसकी धन दौलत से नहीं माँ। यहाँ पर भी अपनी कमाई का आधा हिस्सा मैं आपके हाथ में रखती हूँ, जो आप घर खर्च में लगा देती हो। घर बाहर के सारे काम भी देखती हूँ। बस सर छुपाने के लिए एक छोटी सी जगह और तुम लोगों का साथ ही तो चाहिए। इसके आगे रिया कुछ भी ना कह पाई और ना ही अपने आंसू रोक सकी और सीधा अपने कमरे में भागती हुई चली गई। भाभी तो रोज ही उसकी बेइज्जती करती है, उसे ताने मारती है, भला बुरा सुनाती है। पिछले कुछ महीनों से भाई का रवैया भी बदलता जा रहा है, वह भी भाभी के रंग में रंगता जा रहा है। आज तो माँ ने भी साफ साफ शब्दों में कह दिया था कि वह यह घर छोड़ दे। फ़ोन में दोबारा से घंटी बजती है। रिया फ़ोन उठाती है। कुछ समय पहले अनाथ आश्रम में एक बच्चा गोद लेने के लिए दी हुई उसकी अर्जी मंजूर हो गई है और वह अगले दिन जाकर पेपर वर्क कर सकती है। रिया को नई शुरुआत की एक उम्मीद की किरण नजर आई। उसने अगले ही दिन स्कूल से छुट्टी ली और जाकर अपने लिए एक घर ढूंढा। स्कूल की टीचर उसकी सहेली भी थी। उन्होंने उसकी मदद की और अपने घर के ऊपर वाले हिस्से में उसे किराएदार रख लिया। घर में ज़रूरत का सामान व्यवस्थित करने में रिया को 1 हफ्ता लग गया। न भाई और न ही भाभी ने एक बार भी पूछा कि कोई मदद तो नहीं चाहिए। लेकिन 1 हफ्ते से घर में कोई कलेश भी नहीं हुआ। माँ छुप छुप कर आंसू बहाती है, लेकिन उनकी रिया का सामना नहीं कर पाती। मजबूरन आज रिया अपना सारा सामान लेकर अपने नए घर में रहने जा रही है। माँ उसके गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ती है। मुझे माफ़ कर दे बेटा, मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर पाई। माँ, आप चाहो तो मेरे लिए बहुत कुछ कर सकती हो। तुम आज तो अपनी बेटी का साथ दे दो, मेरे साथ चलो और तुम्हारी नातिन हम सब साथ में परिवार बनकर रहेंगे। रिया ने बच्चा गोद लेने की बात परिवार में किसी को भी नहीं बताई थी। आज उसके इस खुलासे से जहां भाई और भाभी हैरान होने के साथ साथ नाराज़गी से मुंह बना रहे थे, वहीं उसकी माँ उसके इस फैसले से बहुत खुश थी। कुछ ही मिनटों में माँ और बेटी ने मिलकर माँ का सामान बांधा और पापा की हार चढ़ी हुई फ़ोटो को वहाँ से लेकर अपनी नई यात्रा पर निकल पड़ी। तो दोस्तों, ऐसा बहुत सारे घरों में होता है जहाँ हर प्रकार से संपन्न होने पर भी ना जाने क्यों बेटियाँ बोझ ही लगती हैं।
औरत को सिर्फ पति के नाम से ही क्यों जाना जाता है? क्यों सिर्फ शादी ही उसकी पहचान है? मन में बहुत सारे सवाल हैं दोस्तों, लेकिन जवाब नहीं। कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं। उम्मीद करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।